हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है उच्चतम और उच्च न्यायालय। पिछले वीडियो में हमने उच्च न्यायालय की पृष्ठभूमि देखी कि उच्च न्यायालय किस प्रकार से भारत में आए, है ना, उनका इतिहास क्या क्या रहा वो हमने देखा, और हमने एमपी हाईकोर्ट के बारे में भी जो उसकी पृष्ठभूमि थी वो देख ली थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान आ गया और अब संविधान में हाईकोर्ट के लिए क्या व्यवस्था है हम इस वीडियो में वो देखेंगे। ठीक है, तो हम जो संविधान में जो प्रमुख अनुच्छेद हैं हाईकोर्ट से संबंधित वो देखेंगे। कौन से भाग में हाईकोर्ट की बात कही है, हाईकोर्ट न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार से थी, ये हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट शुरू कर रहे थे उससे पहले हमने न्यायपालिका की संरचना देखी थी, तो उसमें हमने पूरी संरचना देख ली थी कि हाईकोर्ट कौन से स्तर पे आते हैं, किस प्रकार से होते हैं, है ना। तो संरचना हम न्यायपालिका की देख चुके हैं। अब हम उच्च न्यायालय देख रहे हैं और उच्च न्यायालय में अब संविधान में उनके लिए क्या क्या प्रावधान है, कहां पे संविधान में उच्च न्यायालयों के बारे में संविधान में कहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो संविधान का भाग 6 में अध्याय 5, ये अध्याय याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान के भाग 6 में और उसके भी अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से लेके 232 तक हाईकोर्टों के बारे में, यानी जो उच्च न्यायालय थे उनके बारे में प्रावधान किए थे। लेकिन हुआ क्या कि ये अनुच्छेद 232 था, इसे समाप्त कर दिया, है ना। ये अनुच्छेद 232 जो था उसे समाप्त कर दिया गया इसको, है ना। और अब क्या हो गया कि अब वर्तमान में क्या है कि अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक हाईकोर्टों के बारे में प्रावधान दिए हैं। तो हम ये सारे अनुच्छेद देखेंगे कि किसमें क्या कहा गया है। अनुच्छेद देखने से हमारा फायदा ये हो जाता है कि एक प्री का तो बेस हमारा पूरा क्लियर हो ही जाता है। साथ में यदि हम हमारे आंसर में कोई अनुच्छेद ऐड करते हैं तो हमारा, यदि हम पॉलिटी में लिख रहे हैं, संविधान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं और जब हम मेंस में लिखते हैं और कोई अनुच्छेद हमने उसमें मेंशन कर दिया तो हमारा जो आंसर होता है वो इफेक्टिव बन जाता है। तो यदि हमें अनुच्छेद पता होंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन अनुच्छेदों में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसमें इतना ही कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 215 क्या कहता है, अनुच्छेद 215 क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक उच्च न्यायालय जो होगा वो अभिलेख न्यायालय होगा और अपनी अवमानना के लिए दंड देने सहित उसे ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।
ठीक है। अनुच्छेद 215 कह रहा है कि प्रत्येक हाईकोर्ट जो होगा वो अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति तो होगी ही, और अभिलेख न्यायालय में और जो शक्तियां होती हैं वो सारी शक्तियां भी ऐसे न्यायालय की जो भी सारी शक्तियां होंगी वो सब शक्तियां भी प्राप्त होंगी। ठीक है। अनुच्छेद 129 में ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त थी, और जब हमने सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 129 देखा था तो हमने ये भी देखा था कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है। ठीक है, सारा हमने डिटेल में देखा था, और अवमानना के लिए दंड देने की जो शक्ति होती है वो क्या होती है वो भी हमने देखा था, है ना। किस प्रकार से अवमानना दी कौन कौन से प्रकार की अवमानना होती है, किस प्रकार के लिए उनके लिए दंड निर्धारित है, ये हम सब जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे तब हम देख चुके हैं। तो वो हम यहाँ दोबारा वो सब नहीं देखेंगे क्योंकि सेम चीज है। बस जहां सुप्रीम कोर्ट शब्द यूज कर रहे थे वहां आप हाई कोर्ट यूज कर देना यदि हाई कोर्ट के संदर्भ में लिख रहे हो तो, या हाई कोर्ट के लिए लिखने आया है तो। ठीक है। और अनुच्छेद वहां 129 था, यहाँ 215 था, मतलब आप कह सकते हो कि अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को ये शक्ति प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे अनुच्छेद हैं, इनको बस आप देखते चलना कि भाई क्या किस अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है, तो ये सारा बेस आपका हाई कोर्ट का क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 216 में क्या है, तो अनुच्छेद 216 में दिया है उच्च न्यायालयों का गठन। गठन क्या है, इसमें कहा है कि जो उच्च न्यायालय होगा मतलब हाई कोर्ट जो होंगे वो एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायमूर्ति, तथा समय समय पर राष्ट्रपति जितनी संख्या में अन्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं या आवश्यक समझते हैं उतनी संख्या में अन्य न्यायाधीशों से मिलकर ये बनता है, तो ये हाई कोर्टों का गठन हो गया। ठीक है। तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझें। मतलब जितनी जरूरत होती जाती है राष्ट्रपति नियम बना के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाता चलता है, यानी कोई फिक्स नहीं है, है ना। एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा ये फिक्स है, और बाकी अन्य न्यायाधीश किस हाईकोर्ट में कितने होंगे ये राष्ट्रपति समय समय पर तय करते रहते हैं, है ना। करना आवश्यक समझते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 216 यही कहता है कि उच्च न्यायालयों का गठन दिया है, मतलब उच्च न्यायालय किस किस से मिलकर बनेंगे ये बताया गया है। तो क्या कहा गया है कि हाईकोर्ट जो होगा वो एक मुख्य न्यायमूर्ति से मिलकर बनेगा और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, मतलब जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति किस प्रकार होगी और उनके पद की क्या क्या शर्तें होंगी उसके बारे में कहा है 217 में। तो ये अनुच्छेद हमें 3 नंबर में तो लिखने आएंगे नहीं, है ना। और यदि आते भी हैं तो आप इतना लिख सकते हो कि अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों के बारे में उल्लेख किया गया है, क्योंकि 10 शब्द में आप इतना ही लिख सकते हो। ठीक है। हमें जो लिमिट दी है, वर्ड लिमिट दी है, वो 10 शब्द दी है। तो अब यहाँ आप नोट्स जिस हिसाब से बना रहे हो तो उसके हिसाब से मैं एक एक पॉइंट करके, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें इस अनुच्छेद में, तो हम एक एक करके बताते चलते हैं, आप उसको नोट करते चलिए, है ना। तो इसमें पहला तो क्या कहा गया है
कि राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, प्रत्येक हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है अपनी मुद्रा और हस्ताक्षर सहित, है ना। इसमें तो ये कहा गया है संविधान में तो कितना कहा है कि भाई राष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित। लेकिन व्यवहार में क्या होता है, तो आप यहां नोट डाल के लिख लीजिए, है ना, व्यवहार में क्या होता है। ठीक है, तो पहला तो ये होता है कि जब यदि किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है, तो नियुक्त किसको करना है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। इस स्थिति में क्या होता है भाई, संविधान में तो कह दिया कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके नियुक्त कर देते हैं। किसको, तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो हमने कॉलेजियम व्यवस्था पढ़ी थी ना, यहां किसी न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश कौन बनेंगे उसकी सिफारिश कौन करता है, कॉलेजियम ही करता है। और उस कॉलेजियम का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश ही होता है सुप्रीम कोर्ट का, है ना। जनरली क्या होता है कि कॉलेजियम में जो नाम सुझा दिया गया वही बनता है। राज्यपाल से तो बस ऐसे ही फॉर्मली पूछ लिया जाता है कि ठीक है भाई, हम इसको न्यायाधीश नियुक्त कर रहे हैं। वास्तव में यही होता है कि जो कॉलेजियम जिस नाम को सुझाता है और उस कॉलेजियम के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही होते हैं, तो वो जिस नाम को सुझाते हैं राष्ट्रपति उसी को न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के, दोनों के संदर्भ में यही व्यवस्था है। ये राज्यपाल से तो एक व्यवहार के रूप में ऐसे ही पूछ लिया जाता है और इससे ज्यादा इनकी कोई खास शक्ति या सरकार का कोई खास हस्तक्षेप इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में नहीं होता है। ठीक है, अब ये तो मुख्य न्यायाधीश था। अन्य न्यायाधीश के संदर्भ में क्या होगा, तो इसी नोट के अगला पॉइंट आप लिख लेना, इसी नोट में यहां पे समझने के लिए। बाकी फिर हम ये अनुच्छेद आगे कंटिन्यू करेंगे, तो मैं यहां से जगह नहीं है तो मैं इसको यहां से मिटा रही हूं, आप इतना नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट अपना क्या है कि जो हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश जो हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करते हैं, तो राष्ट्रपति कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तो वो परामर्श लेते ही हैं, पहले भी ले रहे थे, मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में भी ले रहे थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श तो लेंगे ही, प्लस उस राज्य के राज्यपाल से भी लेंगे, है ना, उस राज्य के राज्यपाल से भी लेंगे। प्लस अब चूंकि वहां पे मुख्य न्यायाधीश की ही नियुक्ति हो रही थी, लेकिन यहां पे क्या करेंगे कि जो उस राज्य का हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट के मतलब राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके
नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो व्यवहार में कैसा हो रहा था कि जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जा रहा था। और कौन कर रहा था ये परामर्श? राष्ट्रपति, क्योंकि ये ही नियुक्त कर रहे हैं, है ना। भले ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं लेकिन नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना, है ना। और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही थी तो उन दो के अलावा उस राज्य का जो हाईकोर्ट था, जिस राज्य में न्यायाधीश नियुक्त हो रहे हैं, उस राज्य के जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जा रहा था। तो ये 2 पॉइंट आप नोट में लिख लीजिए, ये व्यवहार में ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 217 में पहला क्या कह दिया था कि भाई राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा। आगे उसी पॉइंट में क्या कहा गया है कि हाईकोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो उसी पॉइंट में आगे क्या कहा है कि 62 वर्ष तक अपना पद धारण करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कितने वर्ष तक करते थे? 65 वर्ष तक। और ये हाईकोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष तक करते हैं? 62 वर्ष तक। हमने लिखा है प्रत्येक न्यायाधीश, मतलब मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, 62 वर्ष की आयु तक ये अपना पद धारण करेंगे। यदि ये त्याग पत्र उससे पहले नहीं देते हैं या इनको किसी कारणवश, यानी जो कदाचार या असमर्थता होती है उसके आधार पर इनको हटाया नहीं गया है या ये त्याग पत्र नहीं देते हैं, तो जब तक ये 62 वर्ष की आयु पूरा करेंगे तब तक ये अपना पद धारण करते हैं। मतलब ये पूरा एक पॉइंट ही था, वो तो मुझे आपको बीच में बताना था कि व्यवहार में क्या होता है, इसलिए मैंने बता दिया। तो पहला जो हमारा अनुच्छेद 217 था उसका खंड 1 हमसे क्या कह रहा था कि राष्ट्रपति जो है वो क्या कर रहे थे? प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपना पद धारण करता है। इसमें आगे है इसी पॉइंट में, मतलब खंड जो 1 है उसी में दिया है कि परंतु 62 वर्ष तक तो पद धारण करेगा, परंतु क्या होगा? तो इसमें का करके दिया है कि राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति को नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहे थे और त्याग पत्र भी ये किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है, दूसरा कहा गया है कि अनुच्छेद 124(4) यानी अनुच्छेद 124 के खंड 4 की जो रीति है की रीति के अनुसार इनको हटाया जा सकता है। अब 124(4) हम दोबारा नहीं देखेंगे क्योंकि जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे तो 124(4) हमने डिटेल में देख लिया था और ये भी देख लिया था कि उनको हटाने के क्या आधार होते हैं और किस प्रकार की रीति होती है। तो आपने यदि नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाइए और ये आप देख के आइए। ठीक है, मैं यहां इतना ही बता रही हूं। तो पहला क्या कहा कि राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे, यानी और दूसरा कहा है कि 124(4) के तहत जो रीति है उसके अनुसार ही इनको हटाया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रोसेस सेम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, इस प्रोसेस के बाद भी इनको राष्ट्रपति हटाता है, मतलब नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहा था, ये त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को दे रहे थे और इनको हटाता भी राष्ट्रपति है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला इसका पॉइंट है यानी गा में कुछ खास नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति यदि किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना देते हैं
या फिर क्या कर देते हैं, किसी अन्य हाईकोर्ट का न्यायाधीश बना देते हैं, तो उस न्यायाधीश का उस हाईकोर्ट में उस न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाएगा, है ना। मतलब 62 वर्ष तक तो वो अपना पद धारण कर सकता है ना, लेकिन उस हाईकोर्ट में जिसमें वो पहले था उसका पद रिक्त हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इस हाईकोर्ट में नियुक्त हुआ है तो इस हाईकोर्ट में वो 62 वर्ष तक रहेगा, उसकी 62 वर्ष की आयु तक, ये बोला है हमने, है ना। तो जब तक न्यायाधीश की 62 वर्ष आयु नहीं हो जाती तब तक वो क्या कर सकता है, किसी भी हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह सकता है। और यदि वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो वहां 65 वर्ष हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो पहले हाईकोर्ट का न्यायाधीश था तो वो 62 वर्ष में ही रिटायर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन गया मतलब अब वो उस 65 वर्ष तक न्यायाधीश रह सकता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही कहा है, आप नोट कर लेना, इसमें कुछ खास बात नहीं है इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा, ठीक है। अपन ने खंड अनुच्छेद 117 का खंड 1 देख लिया कि उसमें क्या क्या था। अब देखते हैं खंड 2। खंड 2 में क्या कहा है, तो इसमें इनकी योग्यता दी है, किसकी, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की। तो पहला तो कहा है कि भाई भारत का नागरिक तो उसे होना ही चाहिए, ठीक है, नागरिक तो वो होगा ही। दूसरा कहा है और आगे कहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में मतलब पूरे भारत में कहीं भी कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो। मतलब नागरिक होगा और उसके साथ साथ पहले ही शर्त क्या है कि भाई भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, ठीक है। या मतलब या तो नागरिक तो होगा ही, या तो ये योग्यता हो या फिर दूसरी ये योग्यता हो कि किसी हाईकोर्ट में या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो खंड 2 में योग्यता दी है कि योग्यता क्या होगी, पहला कहा है कि नागरिक तो उसे होना ही चाहिए और इन दोनों में से कोई एक योग्यता या दोनों भी हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक कोई सी योग्यता तो होना ही चाहिए। या तो वो भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, या किसी हाईकोर्ट में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालय जो होंगे उनमें लगातार 10 वर्षों तक, कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। मतलब 10 वर्षों तक यदि वो लगातार अधिवक्ता भी रहा है तो भी वो हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है, ये इनकी योग्यता है ना। तो ऐसा नहीं है कि उठा के किसी को भी न्यायाधीश बना दिया क्योंकि राज्यपाल से परामर्श ले रहे थे, ऐसा नहीं है ना। तो वो चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 217 में हम खंड 1 और 2 देख चुके हैं कि इसमें 1 और 2 क्या था। खंड 3 जो है वो ज्यादा कुछ खास नहीं है, यदि आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। इसमें ये कहा गया है कि हाईकोर्ट का जो प्रत्येक न्यायाधीश होगा, की आयु को लेकर यदि कोई प्रश्न उठता है तो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके इसका विनिश्चय करते हैं। और इनका विनिश्चय अंतिम होता है ना। तो ये इतना काम का नहीं है, लेकिन आपको यदि लिखना है नोट्स में तो आप ये लिख सकते हो। चलिए, ये अनुच्छेद हमारा खत्म हो गया। अब हम अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अब आते हैं हम अनुच्छेद 218 पे। अनुच्छेद 218 में कुछ खास नहीं है, लेकिन हम चूंकि सारे अनुच्छेद देख रहे हैं तो इसको भी देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर भी लागू होना। ठीक है, कौन से प्रावधान है जो उच्चतम न्यायालय के थे यानी सुप्रीम कोर्ट के थे, और वो वैसे ही हाई कोर्टों पर भी लागू होंगे। तो अनुच्छेद 124 का खंड 4 और खंड 5 के जो उपबंध हैं वो उच्च न्यायालयों पर भी लागू होंगे, ये कहा है अनुच्छेद 218 में। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 124(4) का मैं अभी पहले ही बता चुकी हूं कि इसमें हटाने की प्रक्रिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस प्रकार हटाया जाता है उसी प्रकार उसी रीति से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। तो ये भी अनुच्छेद में कह दिया है कि ये भी उन पर लागू होता है। और एक इसका अनुच्छेद 124(4) का खंड 5 क्या है कि जब साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर जब इसको हटाया जाता है किसी भी न्यायाधीश को, तो इसकी जांच की जाती है कि भाई वो न्यायाधीश बाकी इसका कदाचार और असमर्थता का दोषी है कि नहीं है। और जब वो जांच की जाती है तो उस जांच की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, ये डिसाइड करने का अधिकार किसको है, तो संसद को। ये कहा गया है अनुच्छेद 124 के खंड 5 में कि जो साबित कदाचार और असमर्थता के लिए जो जांच की जाएगी उसकी प्रक्रिया संसद विधि द्वारा विनियमित करेगी कि भाई इस प्रक्रिया से आप उस न्यायाधीश पर कदाचार और असमर्थता की जो आरोप लगाए उसकी जांच करिए। तो यही कहा गया है, मतलब कुल मिलाकर उनको हटाने से संबंधित प्रावधान है। तो वो प्रावधान यहाँ हाई कोर्ट के पे भी लागू होते हैं, यही कह रहा है अनुच्छेद 218। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 219, इसमें क्या कहा गया है कि हाई कोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश जो होगा वो शपथ लेगा, है ना। और शपथ किस प्रकार लेगा, तो हाई कोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल, बाकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे थे, त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को दे रहा था, हटा राष्ट्रपति रहे थे, लेकिन इनको शपथ कौन दिलवाता है, उस राज्य का राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त निर्धारित कोई व्यक्ति, है ना। तो इस निमित्त निर्धारित कोई व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रारूप, यानी हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो किस प्रकार शपथ लेते हैं, तो तीसरी अनुसूची में निर्धारित जो प्रारूप है उसके अनुसार शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं और उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची हमारी कुछ ऐसे ही जो न्यायाधीश वगैरह हैं, सांसद वगैरह चुने होते हैं, उनके बारे में शपथ के लिए प्रारूप दिया है तीसरी अनुसूची में। तो उसी प्रारूप के अनुसार जो न्यायाधीशों के लिए प्रारूप दिया है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए, उसी प्रारूप के अनुसार ये हाईकोर्ट के न्यायाधीश शपथ लेते हैं। किसके समक्ष, तो राज्यपाल के समक्ष। अपना अगला है अनुच्छेद 220। अनुच्छेद 220 क्या कहता है, तो 220 कहता है कि स्थायी न्यायाधीश, मतलब कहां के स्थायी न्यायाधीश, तो हम हाईकोर्ट पढ़ रहे हैं तो हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। तो अनुच्छेद 220 हमसे क्या कह रहा है कि यदि आप किसी हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश रह चुके हो तो आपका विधि व्यवसाय
जो होगा उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कहां पे लगाया जा सकता है, तो ये हम अनुच्छेद में आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 220 में कि कोई भी व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ होने के पश्चात, मतलब इस अनुच्छेद में साफ किया गया है कि भाई संविधान प्रारंभ होने से पहले की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन यदि संविधान प्रारंभ होने के पश्चात कोई व्यक्ति किसी हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश, अच्छा मैं कभी कभी जल्दी या जगह के अभाव में कभी कभी ये न्यायालय या न्यायाधीश को इस तरह से कोई शॉर्ट वर्ड लिख देती हूँ, तो आप ये नोट्स में पूरा लिखा करिए, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन बाद में यदि आप सोचोगे कि ये न्यायालय लिखा है या न्यायाधीश लिखा है, कभी कभी सेंटेंस से वर्ड समझ में आ जाता है, लेकिन यदि कहीं कुछ सेंटेंस ऐसा मैच ही नहीं कर रहा है जहां से आप वर्ड समझ सको, तो आप पूरा लिखा करो। ये क्या लिखा है, स्थायी न्यायाधीश रहा है, तो क्या कहा है कि भाई कोई व्यक्ति संविधान प्रारंभ होने के पश्चात किसी हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट व अन्य हाईकोर्ट उनके सिवाय भारत में किसी अन्य न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। क्या कहा गया है कि यदि संविधान के प्रारंभ होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश रहता है, तो वो किसी अन्य हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में तो क्या कर सकता है, अभिवचन। अभिवचन मतलब होता है पैरवी करना या वकालत करना। तो यदि आपको ये शब्द टफ लग रहा हो तो आप यहाँ पे वकालत भी लिख सकते हो, है ना। तो किसी की वकालत या पैरवी नहीं करेगा और ना ही कार्य करेगा। कहां पे नहीं करेगा, तो किसी अन्य न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष। बाकी सुप्रीम कोर्ट और किसी अन्य हाई कोर्ट में कर सकता है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, बस इतना सा ही कहा है कि यदि आप किसी हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश रह चुके हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट के में तो कार्य कर सकते हो या वकालत कर सकते हो, लेकिन आप उसके सिवाय भारत में किसी और न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष आप वकालत नहीं कर सकते, है ना। तो यही कहा गया है। चलो आगे का अनुच्छेद देखते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 221। इसमें क्या कहा है, न्यायाधीशों के वेतन आदि। हम हाईकोर्ट पढ़ रहे हैं, तो यानी कौन से न्यायाधीशों के, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन आदि की बात करी गई है। तो ये अनुच्छेद हमारा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मैं बता देती हूं क्या लिखना है, तो वो आप लिख लीजिए, मैं पूरा मैंने इसको नहीं लिखा है। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये जो इसके वेतन, न्यायाधीशों के जो वेतन होते हैं, वेतन, भत्ते, छुट्टी या पेंशन, है ना, पेंशन आदि का निर्धारण कौन करता है, निर्धारण संसद करती है ना। भले ही हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, लेकिन इनके वेतन, भत्ते, पेंशन वगैरह का निर्धारण कैसे कौन करता है, संसद करती है। संसद करती है, और जब तक ऐसा कोई प्रावधान या इसके लिए निर्धारण नहीं किया जाता, तब तक ऐसे वेतन आदि, आप पूरा लिखना, इसके आगे आप लिखना, मतलब आप क्या लिखोगे कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, छुट्टी या पेंशन आदि का निर्धारण संसद करती है, और जब तक ऐसा निर्धारण नहीं किया जाता तब तक ऐसे वेतन आदि दूसरी अनुसूची के अनुसार इनको दिए जाते हैं। दूसरी अनुसूची हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं कि इन लोगों के वेतन वगैरह हैं, बहुत से प्राधिकारी हैं जिनके वेतन वगैरह का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो दूसरी अनुसूची के अनुसार ही हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है, जब तक संसद इन सब का निर्धारण नहीं करती तब तक, है ना। मतलब कोई और संशोधन उसमें नहीं कर देती तब तक किससे दिया जाता है, दूसरी, ऐसे वेतन आदि दूसरी अनुसूची से
से संदाय होते हैं, यानी दिए जाते हैं। ठीक है। और आगे इसमें कहा है कि इनकी नियुक्ति के बाद, मतलब जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के बाद ये पेंशन, वेतन, भत्ते ये होते हैं, इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप पूरा पूरा लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि हाईकोर्ट से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि वीडियो इस हिसाब से काफी लंबा हो जाएगा, तो मुझे अपलोड करने में भी परेशानी होती है और फिर आप भी एक वीडियो को देखते देखते बोर हो जाते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो बीच में ब्रेक आप वैसे ही लेते होगे, तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, और जल्दबाजी मैं किसी में करना नहीं चाहती, क्योंकि यदि मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट ये वीडियो देखते हैं जो प्री या मेंस साथ में लेके चल रहे हैं या जिन्होंने प्री नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है, तो हम चूंकि उसी हिसाब से कवर कर रहे हैं कि प्री जिसने नहीं पढ़ा है वो भी अच्छे से समझ सके, उसका सारा बेस क्लियर हो सके। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होंगी, और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।